हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने समान अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भाग 8 के बारे में। ठीक है। और इस श्रृंखला को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न आप देखेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से देखिए कि इस श्रृंखला के सभी प्रश्न इस प्रकार से तैयार किए जा रहे हैं कि वो आपके सब प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपने तैयारी को सुदृढ़ता प्रदान कीजिए और इस श्रृंखला से सभी आठ भाग हो चुके हैं। तो अब उसमें देखेंगे कि बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को मिल चुके हैं और आप उन सभी चीज़ों के नोट्स बनाते चलिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्नों के बारे में। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। सबसे पहली बात, भारतीय संविधान विषय सूची, फिर अतिरिक्त विषयों पर, विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। आप किसी भी प्रश्न को पढ़िए, अब उसमें अगर की पॉइंट अगर ढूंढ ले रहे हैं तो आप लोगों का जो प्रश्न है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है। इसमें पहले पूछ रहा है भारतीय संविधान, फिर उसके बाद विषय सूची और फिर विषयों में, सूचियों में जो विषय दिए गए हैं, फिर उनके अतिरिक्त, ठीक है, जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनके विषयों के अतिरिक्त जो विषय हैं उस पर कानून कौन बना सकता है। ठीक। तो जाहिर सी बात है, उच्चतम न्यायालय कानून नहीं बनाता है, वो कानूनों की समीक्षा करता है, कानून बनाने के सिफारिशें करता है, कानून बनाने के सुझाव देता है। इस प्रकार की चीज़ें जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। ठीक है। और जो कानून बनाएगा सर्वोच्च न्यायालय वो संसद से ही बनकर आएगा, उसको मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो कानून बनाएगा वो है आपका सर्वोच्च संसद। ठीक। तो संसद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को संसद के बारे में देखिए, तो संसद में 2 सदन, ठीक है, संसद में, ठीक है, हम पूरा लिख रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। संसद, ठीक है, 3 अंग होते हैं और 2 सदन होते हैं। ठीक है। एक बार हम फिर सर, मैंने अपने बहुत सारे 8 श्रृंखला हो चुकी हैं, 8 में से कई में हमने संसद के बारे में बताया है। ठीक है। संसद के 3 अंग, 2 सदन होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3 अंग में प्रथम नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है। 3 अंग में सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, फिर उसके बाद राज्यसभा आता है। ठीक है। इसके बाद लोकसभा आता है। ठीक। और 2 सदन कौन से होते हैं? प्रथम सदन और द्वितीय सदन। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और प्रथम सदन को लोकसभा बोला जाता है, द्वितीय सदन को राज्यसभा। ठीक है। प्रथम सदन को लोकसभा और राज्यसभा, द्वितीय सदन को बोला जाता है। फिर इसके बाद इसको लोअर हाउस, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इसको हमने बहुत बार बताया है तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। लोअर हाउस और इसको अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है। अपर हाउस। तो इस तरह से समझिए, संसद के 3 अंग और 2 सदन होते हैं। अब बात करते हैं विषय सूचियों के बारे में। ठीक है। आप लोग प्रश्न पढ़ते रहिए और अपने से सॉल्व करते रहिए। पहले आप लोग प्रश्न को पढ़ा करिए, फिर उसके बाद अपने से उसको आंसर देने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद व्याख्या सुना करिए। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। जो चीज़ें आप लोग गलत करेंगे वो कभी जीवन में दोबारा गलत नहीं होने वाली। ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सूचियों के बारे में बात करें तो संविधान की 7वीं अनुसूची, किसकी अनुसूची? संविधान की, किसके? भारतीय संविधान के। एकदम डिटेल में हर एक चीज़ बताएंगे आप लोगों को हम, और जिससे आप लोगों की चीज़ें सही रहेंगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। ठीक है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ, इसको केंद्र सूची बोलिए, चाहे सेंट्रल सूची बोलिए, सेंट्रल शेड्यूल। ठीक है। संघ,
राज्य संघ सूची, फिर उसके बाद आप देखिए राज्य सूची, और इसके बाद समवर्ती सूची। विषयों पर हम नहीं जाएंगे और देखेंगे कि विषय तो बहुत सारे हैं, एक में 100 है, एक में 69 के लगभग में है, फिर इसके बाद समवर्ती सूची में बहुत सारे विषय हैं। ठीक है, तो संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगी, केंद्र कानून बनाएगी, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती पर में केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, अगर समवर्ती सूची पर अगर कानून बनाया जा रहा है, अगर वो राज्य से संबंधित है, तो वहाँ पर राज्य के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है कि आप लोग इसे लागू करें या इसमें संशोधन करके या अपने क्राइटेरिया तय करके लागू करें। ठीक है, अभी हाल ही की बात है, 2-3 एक आध हफ्ते मान के चले कि 3-4 दिन हुए हैं, तो अभी यह देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से जो बीएड वाले हैं, बीएड धारक हैं जो, उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची का भाग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने फैसला दे दिया है और राज्य पर छोड़ दिया है कि आप लोग इस पर क्राइटेरिया बनाइए या कानून बनाकर इसको आप लोग लागू करिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देखेंगे कि केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, तो अब देखेंगे कि और इसमें एक बात और ध्यान दीजिए कि जो इस 3 सूचियां हैं, अगर इसमें कानून बनाया जाता है और उन कानूनों पर अगर विभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है केंद्र और राज्य में, तो वहाँ पर जो निर्णय मान्य होगा वो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से नोट बनाकर लिख लीजिए, किसी भी कानून पर, इसमें अधिनियम, विनियम, आदेश जितने भी है सब चीज़ आ जाता है। किसी भी अधिनियम पर या किसी भी कानून पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी कानून पर मतभेद कहाँ, किसे किसके बीच, केंद्र व राज्य के बीच, केंद्र व राज्य। मतभेद की स्थिति में सर्वमान्य कानून या कानून को वरीयता, सर्वमान्य कानून केंद्र सरकार का होगा, केंद्र सरकार का होगा। ठीक, यह चीज़ समझ में आई कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है समवर्ती सूची पर, तो अगर उसमें किसी भी चीज़ पर मतभेद हो जा रहा है केंद्र और राज्य को लेकर, तो उसमें जो कानून को वरीयता दी जाएगी, कौन से कानून को माना जाएगा, वो केंद्र सरकार के कानून को माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि इन तीनों सूचियों पर, ठीक है, तीनों सूचियों में निर्णय व परिवर्तन का विशेष अधिकार, निर्णय व परिवर्तन का विशेष अधिकार किसका होगा, संसद का होगा। ठीक है, तीनों सूचियों पर निर्णय व परिवर्तन का विशेष अधिकार जो है वो संसद का माना जाएगा, संसद का होगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि अगर तीनों सूचियों में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, कि किसी भी सूची का कोई जो विषय है उसको निकाल कर किसी अन्य सूची में डाला जा रहा है, तो वह निर्णय और जो परिवर्तन होगा उसका जो विशेष अधिकार दिया जाता है वो संसद को दिया जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में अपना बैठा लीजिए, क्योंकि इससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और प्रत्येक एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। आप ये कभी भी अपने दिमाग में मत बैठाइएगा कि जो एसएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आईएएस में नहीं पूछ सकता, और जो आईएएस में नहीं पूछे जा रहे हैं प्रश्न वो एसएससी में नहीं पूछ सकता है, ज़रूर पूछ सकता है, फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि जीएस का मामला है और पॉलिटिकल साइंस का मामला है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा कर देखिए, उसमें से जो चीज़ें आईएएस में पूछी जाएंगी वही चीज़ें आपको एसएससी में पूछी जाएंगी।
ठीक है। बस जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो बदल जाता है, लेकिन प्रश्न वही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी किताब में आप जाकर देखेंगे कि जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहते हैं, ठीक है। बाबर के लड़के का नाम हुमायूं है तो किसी अन्य पुस्तक में बाबर के लड़के का नाम अकबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बाबर के लड़के का नाम हुमायूं है तो हुमायूं के बारे में एसएससी भी पूछेगा, हुमायूं के बारे में रेलवे भी पूछेगा, हुमायूं के बारे में यूपीपीएस आप देखेंगे कि पीएससी भी पूछेगा, और हुमायूं के बारे में आपका आईएएस में यूपीएससी भी पूछेगा। तो अब ये कभी दिमाग में गलत धारणा मत लेकर चलिए कि जो एसएससी में पूछे जा रहे हैं वो आईएएस में नहीं पूछे जाएंगे, जो आईएएस में पूछे जा रहे हैं वो एसएससी में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ स्वरूप बदलता है लेकिन प्रश्न वही रहते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोग समझिए और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कहाँ की शक्ति? संघ की कार्यपालिका शक्ति। आप लोग प्रश्न में की पॉइंट ढूंढिए और उसमें को समझने की प्रयास करिए कि वो क्या पूछा जा रहा है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है, ये आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। और मंत्रिपरिषद की बात करें तो आर्टिकल संविधान का आर्टिकल आपका 74 और 75 है, 74 और 75, ठीक। ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष मान लीजिए, या लोकसभा का सभापति, लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मंत्रिपरिषद ही। संसद के बारे में हम लोग पिछले प्रश्न में बात किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आहूत कर सकता है? ठीक है, कहीं भी आप देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के राष्ट्रपति जब आहूत करता है तो उसमें बुलाने का शब्द नहीं यूज किया गया, आहूत करने का शब्द यूज किया गया है। कि उसको आप आहूत का मतलब आप इस तरह समझिए कि वहाँ पर एक दूसरे को मर्ज करता है, ठीक है, एक दूसरे को समाहित करता है, एक दूसरे में सम्मिलन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप देखेंगे कि आहूत शब्द का प्रयोग यज्ञिक कर्मकांडों में प्रयोग किया जाता है कि हम यज्ञ को आहूत कर रहे हैं, उसमें उस तरह के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो उस प्रकार से संविधान में आप देखेंगे कि आहूत शब्द का प्रयोग किया गया है कि यानी कि हम संविधान के तहत जो राष्ट्र सदनों के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक को आहूत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं। अगर कोई बोल रहा है कि बुला रहा है, बुलाया के बुलाने का प्रावधान है, तो वो आर्टिकल का शब्द नहीं है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में इस तरह के शब्द प्रयोग किया जाता है लेकिन वो आर्टिकल का परिभाषा नहीं है, ठीक। तो वो है अनुच्छेद आपका 108 के तहत संविधान संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है। और अध्यक्षता कौन करता है इसका? लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का हम यहाँ पर स्पीकर लिखेंगे। और स्पीकर और अध्यक्ष में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को भी अध्यक्ष ही माना जाता है लोकसभा का, ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर को बोला जाए या प्रधानमंत्री को बोला जाए। और ये तो तय है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर जो है अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है, ठीक है। संसद के 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति आहूत करता है, लेकिन 108(4) के तहत, ठीक है। 108(4) ही है शायद अनुच्छेद। ये कौन सा है? 108(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, वो संसद के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करें तो यह है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार की रीट। और ये रीट क्या होते हैं? रीट रीट एक प्रकार का, या इसको हम आदेश लिख दे रहे हैं, आदेश। रीट क्या होते हैं? वो आदेश होते हैं, न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं।
आदेश, यहाँ से इसको हटा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आदेश जारी करता है। फिर उसके बाद हम, ये अनुच्छेद आपका 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32। फिर यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। अनुच्छेद 226 की सर्वोच्च, अरे यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं आएगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय, न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है, ठीक है। अगर पूछे प्रश्न कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास, तो आपकी जो उत्तर होना चाहिए वो उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति ज़्यादा होती है। जारी करते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है। और 110 की बात करें, 110 अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। वित्त विधेयक की परिभाषा, ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है, वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक क्या होता है, ठीक है। वित्त विधेयक का कोई भी परिभाषा नहीं है संविधान में। वित्त विधेयक वही होता है जिसको लोकसभा का अध्यक्ष मान ले कि यह वित्त विधेयक है, तो वो वित्त विधेयक माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं इस भारतीय संविधान में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल माना जाता है। शून्यकाल, संसद में शून्यकाल को कब माना जाता है? आप इस बात का देखेंगे कि संसद में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ठीक है, ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो शून्यकाल जो है ठीक प्रश्नकाल के बाद का समय जो है वह शून्यकाल कहलाता है, जिसमें अविलंबनीय महत्व के प्रश्न को उठाया जाता है। अविलंबनीय महत्व के प्रश्न उस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिस पर जो प्रश्न उठाया गया है, जो व्यक्ति प्रश्न उठाता है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, करने की चाहत उसकी होती है, तो उसको आप लोग अविलंबनीय महत्व के प्रश्न बोल सकते हैं, ठीक है। तो वह सिर्फ प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है वो आपका शून्यकाल माना जाता है, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच के जो समय काल है अपराह्न, वो आपका शून्यकाल माना जाता है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि नहीं, कि प्रश्नकाल के, आप समझ गए कि प्रश्नकाल किसको बोला जाता है? सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक, यानी कि सुबह 11, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक यह आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक बाद का समय शून्यकाल माना जाता है। शून्यकाल माना जाता है, ठीक। एक पहली बात यह समझ में आई, ठीक है। दूसरी बात, इस काल के दौरान, इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के प्रश्न उठाते हैं। अविलंबनीय महत्व के प्रश्न उठाते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई चाहते हैं, और उस पर तत्काल कार्यवाही चाहते हैं, कार्यवाही चाहते हैं। ये चीज़ समझ में आई कि इस का समय के दौरान इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि जिस पर सदस्य जो है तत्काल कार्रवाई चाहेगा, ठीक है, तुरंत कार्यवाही चाहेगा, ठीक। और वो प्रश्न किस प्रकार के होंगे? अविलंबनीय प्रश्न। इसका शाब्दिक अर्थ यह देखेंगे कि जिस पर देरी न किया जा सके, ठीक है, जिस प्रश्न पर देरी न किया जाए और उस प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही किया जाए उसको अविलंबनीय महत्व के प्रश्न माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है संसद में।
ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में और क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो इतने 3 कीवर्ड हो गए राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है और उसमें कौन कौन शामिल होता है, और उसकी जो निर्वाचन की पद्धति है वो किस प्रकार से है। निर्वाचन की पद्धति आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, बाकी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक, निर्वाचन का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ चुनाव, कि हम किसको राष्ट्रपति चुने, राष्ट्रपति के निर्वाचन। अगर प्रश्न की हम बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं होता है। आप लोग प्रश्न के ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सभा हो गया 2 बार, इसको 1 बार हटा दीजिए। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इस प्रश्न में आप कीवर्ड ढूंढिए और जो ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहले ये बात देखिए कि विधानसभा यहाँ पे भी दिया है, विधानसभा यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, अगर विधानसभा का पहला ऑप्शन ये गलत होता है कि राज्य विधानसभा का हम बता रहे हैं सिर्फ कि इस तरह से मान कर देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। ठीक है, अगर विधानसभा 2 ऑप्शनों में दिया है तो अगर एक विधानसभा गलत होगा तो ये भी तो गलत हो जाएगा, जबकि 4 ही ऑप्शन दिए हैं, तो यानी कि विधानसभा के सदस्य ये निश्चित है कि विधानसभा के सदस्य होंगे ही। ठीक है, तो इसमें अब सिर्फ आपको ये देखना है कि राज्य विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित हैं क्या वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद का प्रथम अंग माना जाता है। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो राष्ट्रपति ही संसद का है। तो जो संसद के 3 अंग माने गए हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो राज्यसभा लोकसभा तो होंगे ही ना अपने प्रथम अंग को चुनाव करने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते ही हैं, यानी कि ये भी ऑप्शन सही होगा, यानी कि राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, इस तरह से प्रश्न को आप लोग डिफाइन करिए और समझिए क्या पूछा जा रहा है, तब आप लोगों का जो नॉलेज है आप देखेंगे कि वो जो तैयारी करने का तरीका है वो आपको एक अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। ठीक है, निर्वाचन की अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, सीधे अनुच्छेद लिख रहे हैं, आर्टिकल कौन सा है, 54, ये ना आर्टिकल 54 है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचित गण के जो मंडल होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो कौन कौन से आते हैं, पहला राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, हम इसको सिर्फ इस तरह से कॉमा कॉमा करके देख कर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लोकसभा, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक, इसके बाद एक और है दिल्ली व पांडिचेरी, ठीक, पांडिचेरी विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद की बात नहीं किया जा रहा है। विधान परिषद तो आप जान रहे हैं कि इसको संस्था को बनाने का कोई मतलब ही नहीं, फालतू में रखे हुए हैं इनके सदस्यों को। ठीक है, विधानसभा को तो एकदम ख़त्म ही कर देना चाहिए क्योंकि इन लोगों का कोई कार्य ही नहीं है। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक, तो इस तरह से आप लोग समझिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
उसमें अनुच्छेद 54 के तहत यह निर्वाचक मंडल का जो सदस्य के बनाया जाता है वो अनुच्छेद 54 के तहत बनाया जाता है। और दूसरी बात है कि इसमें जो जो शामिल होंगे, 4 चीज़ शामिल होता है: राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये आपका जनरल साइंस से प्रश्न है जो जनरली पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप लोगों से। आप देखेंगे कि वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में। वो डायरेक्ट आपके पूछ लिया जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न होते हैं इस प्रकार के कि मानव शरीर का तापमान जो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा गया है कि वो नॉर्मली जनरली जो होता है आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और उसको डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो कितना होता है? लगभग में 47 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो होगा आपका 36.89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट न कि 32.36 डिग्री सेल्सियस, न तो 35.72 डिग्री सेल्सियस, या तो 40.16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलते हैं तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, जैसे हम बोल दिया कि 98.4 डिग्री, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 32.36 डिग्री सेल्सियस, 35.72 डिग्री सेल्सियस, 36.89 डिग्री सेल्सियस, 40.16 डिग्री सेल्सियस, तो इस प्रकार से अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो फ्लो में अगर निकल रहा है हिंदी इंग्लिश मिक्स होकर, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो मिक्स हो ही जाते हैं अपने से। ठीक है, तो मानव शरीर का जो तापमान है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर उसको डिग्री सेल्सियस में हम लोग दिखे तो शायद लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका जो तापमान है 98 से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आपको माना जाता है कि आपको बुखार हो गया है, और 104 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो मान लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इस तरह के प्रश्न जनरली आप लोगों से पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है? अर्धचालक के रूप में व्यवहार क्या पूछ रहा है? अर्धचालक क्या होता है? सबसे पहली बात यही है कि कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अर्धचालक क्या होता है। ठीक है, अर्धचालक वो होता है कि किसी नाभिक में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तेज़ गति से घूम रहे हैं, तो वो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन के न होने की वजह से वहाँ पर होल बन जाता है, तो वह धातु जो है आपका अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, समझ में आई कि अगर किसी धातु है या कोई नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए, उसके इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं मुक्त हो जाए और कहीं कहीं होल बन जाए इलेक्ट्रॉन के न होने से, तो वह धातु जो नाभिक है वो अर्धचालक के रूप में व्यवहार करने लगता है। जो जर्मेनियम है, ठीक है, जर्मेनियम और एक है आपका सिलिकॉन। ठीक, आप देखेंगे कि सिलिकॉन जो है उसका जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप देखेंगे कि मोबाइल में जो बैटरी वोटरी बनाई जाती है उसमें सिलिकॉन चिप लगाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से सिलिकॉन का बहुत महत्व है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितने भी कम्युनिकेशन है और जितने भी आप देखेंगे कि जो मोबाइल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें सिलिकॉन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होगा। और अभी हाल ही में देखेंगे कि सिलिकॉन चिप को बनाने की भारत में फैक्ट्रियाँ भी खोली जाने वाली हैं, तो सिलिकॉन का महत्व आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है, आईसी जिसे बोला जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसमें जो प्रयोग किया जाता है धातु वो सिलिकॉन ही होती है, क्योंकि यह अर्धचालक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो आप सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस तरह से उदाहरण समझ सकते हैं। और आप समझ गए होंगे किसी जो अर्धचालक है वो क्या होता है कि किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए और कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं, वही नाभिक जो है आपका अर्धचालक के रूप में व्यवहार करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला रोगी व्यक्ति देख सकता है, यानी कि पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला रोगी व्यक्ति कहाँ की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया। ठीक है, तो अब इससे दो चीज़ें क्लियर हो गई कि मायोपिया में निकट दृष्टि दोष
पाया जाता है। ठीक, ये तो आपका फैक्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष है वो कौन सी व्यक्ति कौन सी वस्तु देख सकता है, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से या नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ऑप्शन सही होता है वो सी ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, 80 से 85% या 75 से 80% अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें दोनों ऑप्शन ही सही होते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में निकट दृष्टि दोष दिया गया है और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो वही चीज़ वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, कि वहाँ की वस्तु को देखने को मिलेगा। अगर निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसको कहाँ की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ठीक, समझ रहे हैं, कहाँ की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है। नज़दीक की वो अपोजिट होता है, जो दृष्टि दोष होगा वहीं की वस्तु वो देख पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर निकट दृष्टि दोष है कि नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाएगा, वो अपोजिट होता है। यही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि जो आँखों का रोग होता है उसमें जो होता है कि वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो नज़दीक की वस्तु दिखेगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक, समझ रहे हैं, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक, स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आप लोग इसको समझते रहिएगा कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और इस तरह के प्रश्न में रेयर ही इस तरह के प्रश्न मिलते हैं कि एक ऑप्शन सही होता है, जबकि इसमें 80 से 85 या 70 से 80% जो प्रश्न होते हैं वो आपके ऑप्शन सी ही सही होता है। ठीक है, इससे आप लोग कन्फ्यूजन मत करिएगा। ठीक, हमने तो सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए ये चीज़ें बना दी। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में आप देखेंगे कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये चीज़ें समझ में आई सारी चीज़ें। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोगों ने देखा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने आंसर को दीजिए कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कौन कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन दोनों को आप लोग बताइए कि कौन कौन से लेंस जो हैं वो प्रयोग किया जाता है। और इसमें आप लोगों के बहुत सारे 2-4 फैक्ट तो क्लियर ही होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में ज़्यादातर ऑप्शन सी ही सही होता है। और फिर जो मायोपिया रोग है उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। लौह यानी कि लोहा, लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। समझ रहे हैं, आयरन। ठीक, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आयरन आप इस तरह से समझिए कि आयरन की कमी, आयरन कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड कर्पसेल्स में, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में आपके आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो अगर लाल रक्त कणिकाओं में अगर आयरन की कमी होता है तो आपको वहाँ पर रक्त अल्पता, रक्त क्षीणता और एनीमिया रोग देखने को मिलेगा। एनीमिया, तीनों रोग एक ही है, एनीमिया रोग देखने को मिलेगा। समझ में आया कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हैजा की बात करें, कॉलरा की बात करें और तपेदिक, ये तीनों रोग जो हैं दूषित जल पीने से होते हैं। तपेदिक बुखार होता है, हैजा जो है घरेलू मक्खी से भी फैलता है। कॉलरा आपका, अगर इसमें आप देखेंगे कि ये आपका
अगर दूषित जल पी लेते हैं, गंदा पानी पी लेते हैं, तो उस प्रकार से कॉलरा हो जाता है, हैजा हो जाता है, तपेदिक हो जाता है। ठीक है, तो ये दूषित जल पीने से आपके रोग होते हैं। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि पेचिस पड़ जाता है, खूनी लैट्रिन होने लगता है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो उसमें पेट खराब हो जाता है, लीवर काम करना बंद करने लगता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि ये रोग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर लोहे की जो कमी को अगर हम पूरा करें, आयरन की कमी की, आयरन की गोलियाँ भी आती हैं, आप लोग बहुत सारे विटामिन्स का सेवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उसमें हीमोग्लोबिन के तत्व पाए जाते हैं, जिसे Hg किसे दर्शाया जाता है। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड है वो लाल रंग का दिखाई देता है। और जो हीमोग्लोबिन का कार्य है आप देखेंगे कि खून में, वो है ऑक्सीजन की पूर्ति करना। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा और बातों को सुनिए, उसको नोट डाउन करते चलिए कि आयरन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में देखा कि लाल रक्त कणिकाएँ आप देखेंगे कि उसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे रक्त अल्पता, रक्तक्षीणता कहा जाता है। फिर आप देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है खून में जो ऑक्सीजन का प्रवाह को नियंत्रित करता है और ऑक्सीजन के प्रवाह के दर को बनाए रखता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण आपके ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न फ्लुएंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि आप लोग पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या दक्षिण से उत्तर की तरफ श्रेणियों को क्रम से व्यवस्थित करें। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। और या एक श्रेणी दे देगा कि वो श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये चारों के चारों श्रेणियाँ जो हैं आपके हिमालय पर्वत से संबंधित है, और पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आने की बात की जा रही है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और हम लोग आप लोगों को एक और सूत्र बताते हैं, आप उसको याद कर लीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो श्रेणियाँ होती हैं उसको आप लिख लीजिए KLJP। ये 4 श्रेणियाँ हैं, 4 श्रेणियाँ जो हिमालय पर्वत की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को सूत्र अगर अच्छा लगे तो आप लोग सूत्र को नोट डाउन कर लीजिए, KLJP। ठीक, के का अर्थ हो लगा आपका, के का आप लिख लीजिए, मान लीजिए काराकोरम। उत्तर से दक्षिण बता रहे हैं, दक्षिण से उत्तर नहीं बता रहे हैं, काराकोरम। ठीक, काराकोरम पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद एल से आप मान लीजिए लद्दाख श्रेणी। ठीक, जे से मान लीजिए जांस्कर श्रेणी। ठीक है, और पी से मान लीजिए KLJP। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। KLJP आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अगर दक्षिण से उत्तर की क्रम पूछ दे, नीचे से ऊपर की तरफ, तो PJKL हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ठीक, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग, और इसको पलट दीजिए। ये आपका दक्षिण से उत्तर का क्रम है, दक्षिण से उत्तर का क्रम ये आपका है, देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चारों चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका देखेंगे तो पहले नंबर पर काराकोरम आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर डाल लीजिए, काराकोरम आ जाएगा। फिर लद्दाख श्रेणी आ जाएगी दूसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी जांस्कर श्रेणी आ जाएगी, और चौथे नंबर पर आपकी आ जाएगी पीर पंजाल। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही आपका K2 है। ठीक है, K2 को क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन जो श्रेणी है वो आपका K2 है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि हिमालय की जो भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका भारत में, सिर्फ भारत में, ठीक, तो वो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, क्योंकि वो सिक्किम में भारत में अवस्थित है। अगर पूछ दे पीओके सहित भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, तो वो K2 हो जाएगी।
ठीक है। अगर पूछे हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका एवरेस्ट पर्वत हो जाएगा। ठीक है। अगर पार्टिकुलर हम लोग एक मान के चलें कि जो एकदम पूर्ण रूप से हिमालय में और भारत में अवस्थित है, तो वो नंदा देवी है, उत्तराखंड में पाया जाता है, वो सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे कि कौन सी भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्ण रूप से अवस्थित जो हिमालय की भारत में चोटी है, और फिर उसके बाद पीओके सहित भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेंगे। ठीक है। आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा कि जो पीओके सहित हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी भारत में अवस्थित है वो K2 है। फिर उसके बाद भारत में पूर्ण रूप से जो सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है वो आपका नंदा देवी है। ठीक है। और भारत में जो अवस्थित है सिक्किम में, वो कंचनजंगा है। और हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी एवरेस्ट मानी जाती है। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये आप लोगों के ज्योग्राफी से प्रश्न था, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो एक तरफ बांध दिए गए हैं, एक तरफ नदी दिया गया, पूछा गया कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। ठीक है। भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो आपका सरदार सरोवर बांध हो चुका है इस समय, वर्तमान समय में, और यह जो है नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में अवस्थित है। ठीक है। नर्मदा नदी का जो सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है वो आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, और ये आपका शायद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये शायद अवस्थित है। ठीक है। और फिर उसके बाद तिलैया बांध कावेरी नदी, यही ऑप्शन आपका गलत है। तिलैया बांध आपका देखेंगे कि ये बाराकर नदी पर है, जो झारखंड के कोडरमा जिले से में अवस्थित है। ठीक है। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध अवस्थित है। ठीक है। तिलैया बांध के बारे में अगर हम बात करें, तिलैया बांध, तो ये आपका कोडरमा जिला, ठीक है, सॉरी, कोडरमा जिला में तो है ही, पहले नदी का नाम लिख लीजिए। तिलैया बांध, बाराकर नदी, बाराकर नदी, फिर उसके बाद कोडरमा जिला झारखंड। ठीक है। कोडरमा जिला झारखंड। ठीक, इस बात का याद रखिएगा कि झारखंड राज्य के कोडरमा ज़िले में जो बाराकर नदी है वहाँ पर तिलैया बांध आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कावेरी नदी पर शिव समुद्रम बांध है। शिव समुद्रम बांध कहाँ पर है, ये आपका है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी। ठीक, यहाँ पर आप लोग चीज़ें समझ में आई कि इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या तो मिलान करने के लिए दे देगा कूट की सहायता से, या डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लेगा। चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला। ठीक, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कांडला है क्या चीज़। ठीक है। अगर हम कांडला की बात करें, कांडला, जहाँ पर नाम से तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर हमेशा कांड ही होता है। कांडला क्या है, यह कहाँ पर स्थित है। गुजरात राज्य में कच्छ ज़िले में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। स्थित है। क्या है यह एक बंदरगाह है। यह एक बंदरगाह है। ठीक है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं आप लोगों को। बंदरगाह है। एक बात सोच कर देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बंदरगाह पाया गया है लोथल से, वो कहाँ पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल पाया गया गुजरात के कच्छ में ही स्थित था वो। ठीक है। गुजरात के कच्छ में ही वो आपका स्थित था, और ऐसा माना जाता है वर्तमान समय में कि कांडला जो बंदरगाह है गुजरात का, वो लोथल का ही बंदरगाह देखने को मिलता है, उसे बहुत ही मेल खाता है। ठीक है। तो इस बात से समझ लीजिए कि अगर कभी भविष्य में अगर प्रश्न पूछता है कि कांडला बंदरगाह हम किससे समझ सकते हैं, किससे मान सकते हैं, तो वो गुजरात का जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल है
वहीं पर भोगवा नदी के किनारे लोथल पड़ता है कच्छ में, और कच्छ में आपका मादर पड़ता है, मादर नदी के किनारे रंगपुर। ठीक, इन दोनों का नाम आप लोग याद रखिए। और इसमें आप देखिए कि जो कांडला बंदरगाह है वो आपका लोथल बंदरगाह से मेल खाता है। और यह इस तरह से ध्यान दीजिए, यह भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। बंदरगाह से आप जानते हैं कि आयात निर्यात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यह भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। ठीक, और बंदरगाह क्या होता है कि नदियों के किनारे पोतों का निर्माण किया जाता है और वहाँ पर जो चीज़ें आयात निर्यात किया जाता है वहाँ से समुद्र के सहायता से, समुद्र के द्वारा, तो उन सभी चीज़ों को जहाँ पर सामान आते हैं जाते हैं वहाँ से, तो उनको क्या बोला जाता है, बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बना वो कांडला बंदरगाह बना था, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है। यानी कि इसका ऑप्शन होगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को पूछ लिए जाएंगे या पूछ लिया जाएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शासक सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है। ठीक है, पूछा गया सुदर्शन झील। सबसे पहले बात हम सुदर्शन झील के ही बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए सुदर्शन झील आप देखेंगे कि यह आपका गिरनार पर्वत पर है, जूनागढ़ में। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसके मंत्री पुष्यगुप्त के द्वारा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है, गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत कहाँ पर पड़ता है, जूनागढ़ में। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। और जूनागढ़ का मैटर आप देखेंगे कि आधुनिक भारत में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर जूनागढ़ के बारे में। ठीक है, गिरनार पर्वत, जूनागढ़, गुजरात। किसने निर्माण कराया, सब। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सारा हर एक डिटेल लिखेंगे। ठीक है, उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। मौर्य वंश का संस्थापक। ठीक है, कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसी का मंत्री, यहाँ पर हम इसे लिख दे रहे हैं, इसी का महामंत्री था वो। महामंत्री कौन था, पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण, पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया। ठीक, ये समझ में आ रहा है। तीसरी बात, यह किससे पता चलता है, किससे पता चलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। एक चीज़ जुड़ गया यहाँ पर, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक, समझ रहे हैं, जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री पुष्यगुप्त ने करवाया था। कहाँ पर, गिरनार पर्वत, जूनागढ़ में। ठीक, अब बात करते हैं रुद्रदामन कौन है। ठीक, इसके बारे में हम लोग बात करें, आइए रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन जो है शकों की शाखा, भारत में शकों की शाखा कार्दमक वंश से संबंधित है। कौन सी शाखा, कार्दमक। ठीक है, यह शाखा कहाँ पाई जाती थी, गुजरात राज्य में पाई जाती थी। और वहीं का शासक जो है आपका रुद्रदामन मिलता है। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसी से सुदर्शन झील के बारे में देखने को, निर्माण के बारे में पता चलता है। और
दूसरी बात, इसमें आप एक बात समझिए कि कौन कौन से शासक हैं जो सुदर्शन झील से संबंधित हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य इसने तो बनवाया ही था, ठीक है। अब एक बार सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गुजरात जो है, उस समय का जो पश्चिमी इलाका है, वो पूरा एकदम मौर्य वंश के शासनकाल में था, ठीक है, अंडर में था, यानी कि मगध से वो लोग गुजरात में शासन कर रहे थे। तो इसमें आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त न प्रथम है न द्वितीय है, ठीक। यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य। और जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हर एक चीज़ पढ़ा जाएगा, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा जाएगा, अशोक पढ़ा जाएगा, बिंदुसार पढ़ा जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। फिर इसका जो नाती था या पौत्र मान लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक, अशोक ने इसका फिर उद्धार करवाया। इसके बाद रुद्रदामन में उद्धार करवाया, रुद्रदामन ने उद्धार कराया। फिर उसके बाद गुप्त वंश का स्कंदगुप्त ने भी उद्धार करवाया, स्कंदगुप्त, ठीक है। यह किसका लड़का है? कुमारगुप्त का, समझ रहे हैं। कुमारगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था भारत में, ठीक। तो ये चार शासक जो हैं आपके, चार शासक, ये चारों शासक जो हैं सुदर्शन झील से संबंधित हैं, ठीक, समझ रहे हैं। उदयन जो है सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है, क्योंकि उदयन आप देखेंगे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का शासक है, ठीक है, बहुत पहले का शासक है, ठीक है। उदयन देखेंगे कि अजातशत्रु का लड़का है, अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का लड़का है, और उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? पाटलिपुत्र की, ठीक, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया। और पाटलिपुत्र की जब स्थापना किया, और पाटलिपुत्र वहीं से मगध की राजधानी बन जाती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में, सुदर्शन झील से बात किया हम लोगों ने कि कौन कौन लोग हैं, कहाँ पर इसका लोकेशन है, और किसने निर्माण कराया, किसके शासनकाल में निर्माण हुआ, और कहाँ से पता चलता है कि इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, कौन करवाया था, और फिर कौन कौन से शासक इससे संबंधित हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। और इससे आप एक चीज़ समझिए कि गुजरात में जो सुदर्शन झील का महत्व कितना था उस समय, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग इतिहास के सेक्शन में बात किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानिए कि कौन बनवाया, कहाँ है, और कौन कौन संबंधित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न, कि निम्न में से कौन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे कि यह आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देखिए, कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा उठा कर देखिए, वहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति से प्रश्न देखने को ही मिलते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक मामला हो जाता है। आप देखेंगे कि जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, वैसे 2 ही नदियाँ हैं प्रॉपर, 3 नदियों को माना जाता है, लेकिन 2 ही है नदियाँ, गंगा और यमुना। और गंगा और यमुना दोनों नदियाँ आप देखेंगे कि महाभारत काल से भारत में आ रही हैं, और फिर उनका जो महत्व है महाभारत काल में, वो चीज़ देखिए। गंगा यमुना, यमुना का तो आप देखेंगे कि कृष्ण के वहाँ पर कृष्ण से संबंधित देखने को मिलता है, जहाँ पर कालिया नाग का उन्होंने उद्धार किया था। फिर गंगा नदी का आप देखेंगे कि पूरा महाभारत काल में भीष्म पितामह जो हैं वो गंगा माता के ही पुत्र होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रयागराज का जो धार्मिक स्थल, और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, पूरे भारत में 4 ही जगह कुंभ मेला लगता है, और इसीलिए यह प्रश्न जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और प्रयागराज में आप देखेंगे कि अकबर का किला है, प्रयाग प्रशस्ति पर जो लेख लिखे गए हैं, और इस पर किसी और शासक के भी लेख लिखे गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति पर किस और शासक के लेख लिखे गए हैं। वो मुग़ल वंश का शासक है, मतलब आप लोगों को हिंट दे रहे हैं कि मुग़ल वंश का शासक है। उस शासक का नाम बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति पर किसके लेख उत्कीर्ण किए गए हैं वर्तमान समय में, ठीक है। जो बाद के समय है उसमें प्रयाग प्रशस्ति पर मुग़ल वंश के किस शासक का लेख उत्कीर्ण है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, ठीक। और प्रयाग प्रशस्ति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो धार्मिक मामला है वो चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा भारत में देखने को मिलती हैं। प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहली बात, प्रयाग प्रशस्ति किसका है, ठीक है। यह है, आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त कौन है? आइए, आपका गुप्त वंश का
गुप्त वंश का शासक है, गुप्त वंश का शासक है। किसका लड़का है? चंद्रगुप्त प्रथम का यह लड़का है, यानी कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक का लड़का है ये। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। सोचिए कि अंग्रेज़ों ने कितना चाल चला है कि नेपोलियन को समुद्रगुप्त नहीं बोला उन्होंने, समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला। ठीक है, तो एक बार सोच के देखिए कि समुद्रगुप्त कहाँ है, नेपोलियन कहाँ है। आप कालिदास की जो उसको है, आप उसको किससे तुलना करते हैं? मैकियावेली से करते हैं। ठीक है, कालिदास की, तो मैकियावेली कहाँ है, कालिदास कहाँ है? ठीक है, तो साथ मैकियावेली से ही किया जाता है, आप इसको चेक करिएगा। तो जो तुलनाएं की गई हैं भारत में, वो आप देखेंगे कि सरासर गलत है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं आधुनिक भारत की चीज़ों को आप ले जा रहे हैं प्राचीन भारत में, तो ये गलत है ना। आप उस तरह से तुलना कीजिए कि अब मैकियावेली आपका कालिदास है, कालिदास की तरह है। जो नेपोलियन है उसको समुद्रगुप्त के कहिए कि जो नेपोलियन है भारत के समुद्रगुप्त की तरह है। भारत का जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन की तरह नहीं है। ठीक है, नेपोलियन समुद्रगुप्त की तरह है। ठीक है, तो इसको भारत का नेपोलियन बोला अंग्रेज़ों ने। ठीक, हम तो कहेंगे कि इस शब्द को भारतीय इतिहास से हटा ही देना चाहिए, इसको पलट के लिखना चाहिए कि जो यूरोप का नेपोलियन है उसको समुद्रगुप्त बोला गया। ठीक है, इस तरह से बोलना चाहिए। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में चीज़ें बताता है, और ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं वो हैं हरिशेड़। हरिशेड़ कौन है? समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के राजदरबारी कवि हैं। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिण के विजय अभियानों के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं दक्षिण के विजय अभियान, दक्षिण के विजय अभियान, विजय अभियान। तो क्या हुआ था दक्षिण में? समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 14 राज्यों को जीता था, 14 राज्यों को, दक्षिण के 14 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। ठीक है, और समुद्रगुप्त की उदारता को देखिए कि उसने दक्षिण के 14 राज्यों को जीता, लेकिन दक्षिण के चारों राज्यों को स्वतंत्र कर दिया, सिर्फ उनसे आश्वासन लेकर कि आप लोग हमको टैक्स देंगे, यानी कि कर देंगे। ठीक है, और जब उसने 14 राज्यों को स्वतंत्र किया तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, यहाँ पर जो नियम लगाया गया था, नियम लागू किया गया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह का जो सिद्धांत है और उसको जो लागू किया गया था वो समुद्रगुप्त के द्वारा लागू किया गया था। और समुद्रगुप्त जो है वो किसके लिए लागू किया था? कि दक्षिण के 14 राज्यों को विजय करने के बाद और उनको स्वतंत्र कर दिया विजय के बाद, तो उसको आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो सिद्धांत लागू किया जाता है वो ग्रहण मोक्षानुग्रह का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हरिशेड़ जो हैं प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। और एक चीज़ और बात करी, देख लीजिए कि रवि कीर्ति जो हैं, ठीक है, रवि कीर्ति के बारे में हम बात करें तो रवि कीर्ति जो हैं ये ऐहोल प्रशस्ति के लेखक हैं। ऐहोल प्रशस्ति, यह ऐहोल प्रशस्ति आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, आप लोग बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो किस वंश से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया? हर्ष को। हर्ष को अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है। ठीक है, अंतिम हिंदू सम्राट जो है, अंतिम हिंदू हम राजा लिख दे रहे हैं, अंतिम हिंदू राजा हर्ष को बोला जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया और हर्ष जो है वहीं से संन्यास ले लेता है और अपना राजपाट दान करके चला जाता है। और यह किससे पता चलता है? ऐहोल प्रशस्ति से पता चलता है। और ऐहोल प्रशस्ति किसका है? रवि कीर्ति का है। और रवि कीर्ति कौन है? वो पुलकेशिन द्वितीय के राजदरबारी कवि हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। और पुष्यगुप्त के बारे में हमने पिछले प्रश्न में ही हर एक चीज़ के बारे में बात किया कि पुष्यगुप्त जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया गिरनार पर्वत पर जूनागढ़ में। और वह चंद्रगुप्त
मौर्य के महामंत्री थे। अगर वशस्कार की हम बात करें, वशस्कार जो है ये बिंबिसार का प्रधानमंत्री था। ठीक है, किसका था? बिंबिसार का। बिंबिसार कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हैं माइंड में आप लोगों के, तो आप लोग नोट डाउन करते चले, अपने नोट्स को सुदृढ़ता प्रदान करिए और अपने जो नोट्स हैं उसको अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, हर एक डिटेल के साथ बनाइए, जो आपके प्रत्येक की प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अमुक्त माल्यद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा गया? अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद आप देखेंगे कि यह पुस्तक है आपके कृष्णदेव राय की। ठीक है, कृष्णदेव राय कौन है? आप देखिए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आप देखेंगे कि एक कुशल सेनानायक, महान सेनानायक, और जो आप देखेंगे कि एक साहित्यकार भी हैं। ये आप उपन्यास भी लिखते थे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आप एक महान लेखक भी देखने को मिलते हैं। और इनके राज्य में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई थी। कहाँ की उन्नति हुई थी? ये विजयनगर के साम्राज्य के राजा थे, विजयनगर। और विजयनगर के बारे में हम बात करें तो जितना भी बोला जाए विजयनगर के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पे संस्कृति उत्पन्न हुई और विजयनगर पे जिनका शासन हुआ, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही थी वो भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, और जिस प्रकार की यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ की महिलाएं हर एक क्षेत्र में प्रवीण थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थीं वो हर एक क्षेत्र में प्रवीण देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कि सुलू वंश है कि तुलु वंश के शासक हैं। सुलू वंश के शासक हैं कृष्णदेव राय, विजयनगर के सुलू वंश के। ठीक है, और इन्हीं की रचना जो है अमुक्त माल्यद है। अमुक्त माल्यद है। अमुक्त माल्यद जो है किसकी रचना है? वो कृष्णदेव राय की रचना है। फिर उसके बाद हम राजशेखर की रचना के बारे में बात करें। राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी। ठीक है, विशाख दत्त की रचना। विशाख दत्त की रचना है आपकी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। बाण भट्ट की रचना। बाण भट्ट की रचना कादम्बरी। ठीक, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया कि अमुक्त माल्यद है जो कृष्णदेव राय की रचना है, और यह जो शासक हैं विजयनगर साम्राज्य के शासक हैं, सुलू वंश के शासक हैं। ठीक है, अगर सुलू वंश के नहीं होंगे तो तुलु वंश के होंगे। ठीक, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्या पूछा गया? दक्षिण भारत के पोलीगार। अब पोलीगार के बारे में हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रित करता था उसे पोलीगार बोला जाता था, यानी कि क्षेत्रीय प्रशासकी और सैन्य नियंत्रण। यानी कि उस समय के जो एसपी होते थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते थे, वो पोलीगार बोले जाते थे। इस बात से समझ में आया? ठीक है, कि क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण जो है वो दक्षिण भारत के पोलीगार होते थे। यानी कि वर्तमान समय के जो एसपी होते हैं कि किसी एक ज़िले के वो एसपी होते हैं कि उस ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता है उन लोगों को, कि जो कानून का नियंत्रण है वो सही ढंग से चल पाए, सुचारू ढंग से चल पाए। तो वही आपके दक्षिण भारत के पोलीगार उस समय माने जाते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों का ये आखिरी प्रश्न था इस सेशन का। तो आप लोगों चैनल से जुड़ते रहिए और अपने सुझाव को हमारे टेलीग्राम चैनल से देते रहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में प्रोत्साहित करिए। ठीक है, कि उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आएगा और अपने स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने पढ़ाई को एकदम सही तरीके से ले चलिए, सही दिशा निर्देशन में चलिए। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में और अपने अगले सेशन में। तो धन्यवाद।